हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम वन टेल्ड और टू टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो वन टेल्ड मतलब जब हम सिर्फ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक ही साइड के इंटरेस्टेड होते हैं, एक ही तरफ, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। और टू टेल्ड का मतलब है जब हम दोनों तरफ की साइड्स में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये हम कब डिसाइड कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें वन टेल्ड करना है या टू टेल्ड टेस्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी कि हम ऊपर ये बात कर रहे थे कि बेबीज को विटामिन दिया है तो उनकी वॉकिंग एज कम हो जाएगी कि ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू का कम होने या ज़्यादा होने का चेक करना पड़ता है, यानी कि हमें डायरेक्शन देखनी है कि वो पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव जा रहा है। तो जब हमें डायरेक्शन देखनी है तब हमें डायरेक्शनल या फिर वन टेल टेस्ट करना है। तो डायरेक्शनल या वन टेल टेस्ट होता है जहाँ पे हमें कम ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव ये देखना होता है। तो अगर कोई हमारा ऐसा हाइपोथेसिस है जो ये बता रहा है कि वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें वन टेल टेस्ट का यूज़ करना है, क्योंकि कम ज़्यादा का मतलब है या तो माइनस में जा रही है या प्लस में जा रही है, किसी डायरेक्शन में तो जा रही है। तो हम वन टेल्ड का यूज़ करेंगे। नॉन डायरेक्शनल या टू टेल टेस्ट हम कब यूज़ करेंगे? जहाँ हमें सिर्फ ये देखना है कि कोई फर्क पड़ रहा है, उससे मतलब नहीं है कम है कि ज़्यादा है। मतलब जहां पे हमारा सिंबल इस तरीके से आए कि मीन वन इज इक्वल टू मीन टू या मीन वन इज नॉट इक्वल टू मीन टू, इस तरीके से हमारा हाइपोथेसिस बन रहा है। नल हाइपोथेसिस बन रहा है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, ऑल्टरनेट बन रहा है कि फर्क है। तो अगर सिर्फ फर्क आ रहा है या फर्क नहीं आ रहा है कुछ करने से, इतना ही देखना है, तो हम टू टेल्ड करेंगे, जिसको नॉन डायरेक्शनल, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अगर हमें यहाँ पे देखना है कि फर्क कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, वैल्यू कम है कि ज्यादा है, इस तरह से दिया होगा, तो हमें वन टेल टेस्ट यूज करना है, जो डायरेक्शनल टेस्ट होता है। फिर डिसीजन एरर्स की बात कर रहे हैं कि जब हम डिसाइड करते हैं तो काफ़ी सारी एरर्स उसमें हो सकती हैं, क्योंकि ये सब प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होती हैं चीज़ें। कभी कभी इसमें एरर भी हो जाती है। तो इसीलिए हम टाइप वन और टाइप टू एरर की बात करेंगे। तो टाइप वन एरर क्या होती है? जब हम रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस जबकि वो ट्रू होता है। हमारी प्रोबेबिलिटीज ऐसी आ रही हैं कि हमने उसको रिजेक्ट कर दिया जबकि वो सही था। So type 1 error is if you reject the null hypothesis when it in fact it is true, or to put in terms of research hypothesis, you make a type 1 error when you conclude that the study supports the research hypothesis when in reality the research hypothesis is false. जब आप ये बोल देते हो कि आपके रिजल्ट बहुत सिग्निफिकेंट हैं जबकि इन रियलिटी कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता रिजल्ट, उल्टा कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए था, आपने गलत चूज कर लिया। तो अगर आपने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया जो कि ठीक था, तो वो टाइप वन एरर होती है। और ये एरर कब हो जाती है? जब हम कट ऑफ ही इतनी ज्यादा रख देते हैं कि उसमें सारे ही आ जाते हैं। ठीक है ना? आपने कट ऑफ ही इतनी, जैसे यहाँ पे इन्होंने 20% ले लिया प्रोबेबिलिटी के 20% होगा, तो हम उसको एक्सेप्ट कर रिजेक्ट कर देंगे 20% से वो होगा। तो जैसे होता है ना कॉलेजेस में कट ऑफ होती है और कट ऑफ के अंदर ही आपके वो आने चाहिए, कई बार कट ऑफ ही इतनी ज़्यादा होती है कि काफ़ी बच्चों के उसमें आते ही नहीं है। लेकिन मान लो आपने कट ऑफ ही इतनी कम रख दी कि ज़्यादातर उसमें आ गए हैं, तो आपका तो कट लीनियंसी की वजह से आपका गलत हो गया ना, आपने गलत लोगों को एडमिशन दे दी क्योंकि आपने इतनी लीनियंसी दिखा दी कट ऑफ में। तो वैसे ही जब हम यहाँ पे अपने क्रिटिकल वैल्यू लीनियंटली रख देते हैं और हम ज़्यादा एक्सट्रीम ना लेके उसको एक्सेप्टेंस एरिया में ले लेते हैं, जैसे वो मैंने आपको डायग्राम से भी बताया था कि अगर हम क्रिटिकल वैल्यू को ज़्यादा एक्सट्रीम ना लेके, मान लो सपोज हमने क्रिटिकल वैल्यू इधर ही रख दी कि यहाँ इस इतने में जितने आएंगे उस तब भी हम रिजेक्ट कर देंगे, तो ये तो आपने बहुत आगे ले ली ना क्रिटिकल वैल्यू, जबकि वो यहाँ होनी चाहिए थी। तो या ऐसे अगर आपने किया तो फिर ये आप एरर कर रहे हो, फिर आपका अगर रिजल्ट सही भी आएगा तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, तो आप टाइप वन एरर करोगे, है ना? तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमेशा ना 5% 1% एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू होती है जो हमें हमेशा लेनी चाहिए। यूजुअली 5% 1% ही हम लेते हैं। और यहाँ पे फिर एक और चीज़ आ जाती है इम्पोर्टेंट, जिस टर्म का एक और इम्पोर्टेंट टर्म आ जाती है जिसको बोलते हैं हम सिग्निफिकेंस लेवल। तो सिग्निफिकेंस लेवल वही होता है कि जैसे सपोज क्या चांस है कि टाइप वन एरर आप करोगे, कितने चांसेस हैं कि आप ये एरर करोगे?
तो इट इज सेम एज द सिग्निफिकेंस लेवल, मतलब सिग्निफिकेंट लेवल नाम से पता चल रहा है ना कि कितना सिग्निफिकेंट है आपका रिजल्ट, उसका लेवल डिसाइड करता है। तो उसका अगर आपने वैल्यू जैसे 5% रखी है कि उससे कम होगा तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसकी, तो आप रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, और उससे ज्यादा होगा तो ही आप एक्सेप्ट करोगे। तो अगर आपने जैसे 5% सिग्निफिकेंस लेवल रखा है, व्हेन रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इन दिस वे यू आर अलाउइंग अप टू 5% चांस that you got your results even though null hypothesis was true। तो मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि आप ये 5% छूट दे रहे हो कि हमारे रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट आएंगे, इवन आपके जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है तब भी, नल हाइपोथेसिस आप उसमें 5% की छूट दे रहे हो, जो कि कई बार ज्यादा हो जाती है। तो उस केस में आपके एरर होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो सिग्निफिकेंस लेवल अगर 5% है, मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि 5% हमारे सैंपल जो है वो मैच नहीं हुए, तो भी हम उसको मानेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, 5% मान लो, मतलब ये मान लो कि जैसे आप 100 लोगों का वो कर रहे हो, 100 लोगों पे टेस्ट कर रहे हो, और आपने ये बोल दिया कि इसमें से 5 लोगों की भी अगर वैल्यू जो है वो गलत आई तो भी हम ये मान के चलेंगे कि हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट है। तो आप इतना बड़ा चांस मतलब ले रहे हो 5% का, तो आप ये चांसेस ज्यादा है कि आप वो एरर करोगे। तो इसीलिए कभी कभी क्या करते हैं 1% भी ले लेते हैं जब हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है। तो सिग्निफिकेंस लेवल विच इज द चांस ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर इज कॉल्ड अल्फा। द ग्रीक अल्फा मतलब इस तरीके से डिनोट करते हैं ना, अल्फा को ग्रीक लेटर होता है अल्फा। द लोअर द अल्फा द स्मॉलर चांस ऑफ टाइप 1। अब ये जितना कम होगा ना अल्फा की वैल्यू, उतनी आपकी एरर कम होगी। 5% है जैसे, अगर 1% होगा, 1% चांस ले रहे हो आप, तो फिर तो आपकी एरर भी कम होगी ना। तो ये जितना कम होगा अल्फा उतनी एरर कम होगी। रिसर्चर हु डू नॉट वांट टू टेक रिस्क, तो जो रिसर्चर रिस्क नहीं लेना चाहता वो 5% की जगह क्या करता है, सिर्फ 1% का सिग्निफिकेंस लेता है कि 1% भी अगर किसी का आ गया, उससे भी ज्यादा किसी की आ गई वैल्यू, तो फिर मैं वो रिजेक्ट नहीं करूंगा नल हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या होता है, आपकी एरर की चांसेस कम हो जाती हैं। फिर टाइप 2 एरर है। टाइप 2 एरर एकदम उल्टा हो गया यहाँ पे, ठीक है, टाइप 1 के एकदम उल्टा हो गया। इफ यू सेट अ स्ट्रिंजेंट सिग्निफिकेंस लेवल यू रन अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क। अब ये कह रहे हैं ज्यादा भी अगर कम रख दो आप अपना सिग्निफिकेंस लेवल, तो और दूसरा रिस्क हो जाता है। दूसरा रिस्क क्या हो जाता है, टाइप 2 एरर होने का रिस्क हो जाता है। टाइप 2 एरर का क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ कि आपका जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट था, आपका रिसर्च हाइपोथेसिस सही था, फिर भी वैल्यू इतनी एक्सट्रीम आई नहीं कि उसने 1% क्रॉस करा और आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाए। तो मतलब आपका नल हाइपोथेसिस गलत था लेकिन आप फिर भी उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए, उल्टा हो गया ना। टाइप 1 में क्या था कि हमने उसको रिजेक्ट कर दिया था जबकि वो सही था नल हाइपोथेसिस। टाइप 2 में क्या है कि हमारा नल हाइपोथेसिस गलत था लेकिन हम फिर भी उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि हमने सिग्निफिकेंस लेवल इतना कम रख दिया था कि वैल्यू उससे ज्यादा उससे एक्सट्रीम आई नहीं, और हमें फिर क्या करना पड़ा, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ा। तो ये जो एरर होती है इसको बोलते हैं टाइप 2 एरर, और इसको बीटा से डिनोट करते हैं। जैसे टाइप 1 को अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको बीटा से डिनोट करते हैं। तो इसलिए कई बार ज्यादा कम सिग्निफिकेंस लेवल रखने से भी एरर होने के चांसेस हो जाते हैं। और ये डिसाइड करना बहुत ही एक मतलब कह लो कि बहुत ही मुश्किल सा और बड़ा ही एक्सपीरियंस के बाद ये चीज समझ में आती है कि हमें सिग्निफिकेंस लेवल 5 लेना है कि 1 लेना है, ठीक है। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। सो व्हेन इट कम्स टू सेटिंग सिग्निफिकेंस लेवल, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वन काइंड ऑफ डिसीजन एरर इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ द, हमने ऊपर जैसे पढ़ा कि अगर हम ज्यादा रखेंगे सिग्निफिकेंस लेवल तो टाइप 1 एरर होने के चांस है, कम रखेंगे तो टाइप 2 एरर होने के चांस है। द इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टाइप 1 एरर हैज द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द चांस ऑफ मेकिंग टाइप 2 एरर। तो यही चीज बता रहे हैं कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। एक को हम इंश्योर करेंगे तो दूसरे की ज्यादा बढ़ जाएगी चांसेस, दूसरी एरर को इंश्योर करेंगे तो पहले का ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस केस में ये कह रहे हैं
इट इज़ फेयरली इजी टू गेट अ सिग्निफिकेंट जस्ट बाय एक्सीडेंटली। तो दोनों का रिलेशन मतलब इन्होंने ये बताया हुआ है कि दोनों आपस में इस तरीके से रिलेटेड है कि अगर आप जैसे सिग्निफिकेंस लेवल को कम करते हो और अपनी टाइप 1 एरर को रोकने के लिए, तो उसमें आप टाइप 2 एरर करने के चांसेस आ जाते हैं। और अगर आप सिग्निफिकेंस लेवल को बढ़ा देते हो, आप चाहते हो कि आपका टाइप 2 एरर ना हो, तो उस केस में टाइप 1 एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर मैं आपको डायग्राम के साथ समझाऊं, तो जैसे सपोज ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर्व है। तो अब अगर हमने इसमें 5% लिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों एरियाज को मिला के 5% बनेगा आपका। 2.5% इधर का, 2.5% इधर का, ये 5% हो गया। तो मतलब 5% आपका इतना आ रहा है। और 100 में से 5% इधर है, तो बाकी 95% इधर आ रहा है। तो अब ये आपने क्या किया है, रिजेक्शन एरिया बड़ा ले लिया है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे। तो इस केस में आपके टाइप 1 एरर के चांसेस ज़्यादा है कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो सही होने के बाद भी इस एरिया में अगर आ गया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रिजेक्शन एरिया होता है। ठीक है। वही अगर हम 1% लेते हैं, 1% का मतलब हो गया आधा इधर आधा इधर, मतलब ये छोटा हो जाएगा ये एरिया, फिर आपका ये इतना सा हो जाएगा रिजेक्शन एरिया। आपने क्योंकि 1% लिया है, 1% मीन्स आधा परसेंट इधर है और आधा परसेंट इधर है, ये रिजेक्शन एरिया है। अब क्या होगा, ठीक है, नल हाइपोथेसिस हमने ये बचा लिया कि भाई इतना सा ही तो रिजेक्शन एरिया है, तो बहुत कम चांसेस है कि हमारा रिजेक्शन एरिया में आता है नल हाइपोथेसिस। लेकिन इसमें टाइप 2 एरर होने के चांसेस ज़्यादा है कि आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो हो सकता है गलत हो, लेकिन आपने इतना कम रिजेक्शन एरिया रखा है कि वो यहाँ आ गया, एक्सेप्टेंस एरिया में आ गया, और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया जबकि वो गलत था। तो ये तो होना ही है। कहने का मतलब ये है कि आपके दोनों एरर ऐसे रिलेटेड है कि एक को बचाओगे तो दूसरा, दूसरे को बचाओगे तो पहला, ये दोनों एरर्स होने के चांसेस रहते हैं। तो ये यूनिट यहाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।